Good morning, students. Today we will going to discuss about anatomy of ovaries. Ovaries, the female gonads. तो ओवरीज के बारे में जैसा कि मैंने अभी बोला, ओवरीज आर द फीमेल गोनाड्स. सो इसी से समझ में आता है कि इट इज़ होमोलोगस टू द मेल गोनाड्स एंड दैट इज़ टेस्टिस. टेस्टिस जो मेल गोनाड्स होता है उसी के होमोलोगस. होमोलोगस जो टर्म बार बार आप मैं हर लेक्चर्स में यूज़ करता हूँ, होमोलोगस होमोलोगस. इस टर्म का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर जो अलग अलग जेंडर यानी मेल फीमेल में दो अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है, जो फीटल लाइफ से उनका ओरिजिन है, वो सेम जर्मिनेटिव लेयर से है, तो वो ऑर्गन्स होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं. सो इसी तरह से ओवरी जो कि फीमेल गोनाड्स है वो मेल गोनाड्स यानी टेस्टिस के होमोलोगस होता है. एंड हम सभी जानते हैं जो फीमेल गैमीट है जिसको कि oocyte कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oocyte within the ovaries is known as oogenesis, and whereas the process of formation of sperms in the testis is known as spermatogenesis. So ओवरीज का अगर डिफिनेशन का बात करें क्या है ओवरीज, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? ओवरीज आर द फीमेल गोनाड्स कंटेनिंग द oocytes. और ये जो oocytes का मैंने बात किया, ये थोड़ा सा वेरिएशन, होमोलोगस तो है टेस्टिस के, लेकिन देखिए फ़र्क ये है कि ओवरीज अगर सिचुएशन का बात करेंगे अभी हम आगे वाले अपने स्लाइड्स में, तो आप देखेंगे कि ओवरीज जो है वो पेल्विस में ही यानी विद इन द बॉडी जो है वो लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं. वेयर एज टेस्टिस का अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि वो स्क्रोटम में आउटसाइड द बॉडी, हम जो पेल्विक केविटी है या बॉडी का जो केविटी है उसके बाहर स्क्रोटम के अंदर जो है वो टेस्टिस जो है लॉज्ड रहते हैं. सो क्योंकि कारण बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल रीज़न है इसके बिहाइंड वो ये है कि oogenesis के लिए बॉडी टेम्परेचर पे ही oogenesis का प्रोसेस हो जाता है. oogenesis के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वही ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है. वेयर एज इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं हो सकता. उसके लिए लगभग 1 डिग्री टू 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो लोअर टेम्परेचर बॉडी से, नॉर्मल बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए. दैट इज़ वाई स्क्रोटम में जो है वो मेल टेस्टिस लॉज्ड होते हैं, लेकिन ओवरीज जो है वो पेल्विस में ही रहते हैं. तो और दूसरा एक और डिफरेंस जो बहुत है इम्पॉर्टेंट, वो जानने वाली बात है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है, बेसिकली आफ्टर प्यूबर्टल एज के बाद जो है वो मतलब पूरी तरह से डेवलप होता है. वेयर एज ओवरीज में oogenesis का अगर बात करें तो फीटल लाइफ से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है. जब हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे ओवरीज में तो उसमें और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो डेफिनेशन की अगर बात करें, क्योंकि ओवरी में क्या ओवरी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यू हैव टू define the ovaries as the female gonads, and the female gametes that are called oocytes are formed within them. अब हम अच्छा, ये फिगर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिगर जो है वो फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया का है. प्रीवियस लेक्चर मेरा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे था. इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहे हैं, जो कि कंप्राइज करते हैं 2 ओवरीज के, 2 फैलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स के, और एक यूट्रस अलॉन्ग विद सर्विक्स एंड वजाइना. तो 1 वजाइना, 1 यूट्रस अलॉन्ग विद सर्विक्स, 2 ovaries and 2 fallopian tubes or the uterine tubes comprises the female internal genital organs. सो अब ओवरीज के सिचुएशन का बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बोला ओवरीज का सिचुएशन पेल्विस में है. अब पेल्विस में भी कहाँ है? सो विद इन द पेल्विक कैविटी, विद इन पेल्विक कैविटी ओवेरियन फॉसा में ओवरी सिचुएटेड होते हैं. जो ओवेरियन फॉसा आपको अगर जानना है कि कहाँ है, तो वो लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस में है या लेटरल पेल्विक वॉल में है. लेटरली जो पेल्विक वॉल है उस लेटरल वॉल पे ही एक फॉसा है जिसे ओवेरियन फॉसा कहते हैं, जहाँ पे वो ओवरी सिचुएटेड है. ये फिगर जो है ये सजाइटल सेक्शन है, इसमें आपको मीडियल व्यू दिख रहा है ओवेरियन फॉसा का. तो ये जो ओवरी है ये सिचुएटेड है ओवेरियन फॉसा में. सो ओवेरियन फॉसा की बाउंड्रीज कैसे बन रही हैं? एंटीरियरली अगर बात करें, सो एंटीरियरली जो है वो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट जो था वो किससे फॉर्म हुआ था? वो अपन ने पढ़ा था, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट इज फॉर्म्ड बाय द ऑल्बिट्रेटेड अम्बलाइकल आर्टरी. सो एंटीरियरली द ऑल्बिट्रेटेड अम्बलाइकल आर्टरी और द मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट forms the anterior boundary of the ovarian fossa, whereas posterior boundary is formed by the ureter,
ये पीछे दिख रहा है यूरेटर एंड द इंटरनल इलियक वेसल्स। सो यूरेटर और इंटरनल इलियक वेसल्स जो है वो पोस्टीरियर बाउंड्रीज फॉर्म कर रहे हैं और इंटीरियर बाउंड्रीज जो है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट फॉर्म कर रहा है, और ये ओवेरियन फोसा के अंदर ही विद इन दिस ओवेरियन फोसा सिचुएटेड इज द ओवरीज। पोजीशन जो पोजीशन का अगर बात करें तो मल्टीपैरा और नलीपैरा में, ये फिगर आपको यहाँ पे पोजीशन समझाने के लिए डिफाइन किया गया है कि पोजीशन अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग रहता है, वेरिएबल रहता है। जैसे इन केस ऑफ, अगर पहले फिगर की बात, पहले ए सेक्शन के फिगर की बात करें, नलीपैरा फीमेल में, नलीपैरा मीन्स जो फीमेल कभी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जो यूट्रस कभी ग्रेविड नहीं हुआ है, तो उस केस में जो लोकेशन या पोजीशन है ओवरीज का, दैट इज नियरली वर्टिकल। देख रहे हैं आप, लगभग नियरली वर्टिकल है। एंड ये जो नियरली वर्टिकल है, इसी के हिसाब से जब हम आगे अभी बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स का ओवरीज के, तो देखेंगे कि दो पोल्स डिफाइन करेंगे हम, जो एक अपर पोल और एक लोअर पोल डिफाइन करेंगे। सो अपर और लोअर पोल इसी वजह से डिफाइन किया गया है, अपर या लोअर पोल इसी वजह से कहा गया है। अपर पोल को ट्यूबल पोल भी कहते हैं, लोअर पोल को यूट्राइन पोल भी कहते हैं। तो वो ये दो पोल्स डिफाइन करने का रीज़न ही ये वर्टिकल पोजीशन है ऑफ द ओवरीज इन केस ऑफ नलीपैरस वुमेन। वेर एज इन केस ऑफ मल्टीपैरा, मतलब जो फीमेल ऑलरेडी ग्रेविड हो चुकी है या डिलीवर कर चुकी है बेबी, एक से ज़्यादा बार अगर ग्रेविड हुई है फीमेल, तो वो मल्टीपैरस फीमेल कहलाती है। और उस केस में आप देख सकते हैं ओवरीज जो है वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गई है, वर्टिकल नहीं, वो लगभग सिचुएशन हॉरिजॉन्टल हो गया मल्टीपैरस वुमेन में। तो अब जो हॉरिजॉन्टल होने के बाद ये जो अपर पोल था वो देखो तो आप लेटरली पॉइंट कर रहा है, दिस इज लेटरल एंड दिस इज मीडियल। तो अपर पोल नाउ पॉइंट इन केस ऑफ मल्टीपैरस वुमेन, अपर पोल points towards the lateral side and whereas the lower pole और uterine pole points towards the uterine side. So अब ये जो दूसरा नाम मैंने लिया था दूसरे की, अपर पोल को ही हम ट्यूबल पोल भी कहते हैं। तो ट्यूबल पोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूट्राइन ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब की तरफ है अपर पोल हो गया है इन केस ऑफ मल्टीपैरा, और जो यूट्रस है उसकी तरफ हो गया लोअर पोल, तो इसीलिए उसको यूट्राइन पोल भी कहते हैं। सो इस पोजीशन के हिसाब से ही हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फीचर्स को डिफाइन करें ओवरीज के, तो हमने पोल को डिफाइन कर लिया ऑलरेडी, द अपर पोल और द ट्यूबल पोल एंड द लोअर पोल और द यूट्राइन पोल, दो पोल्स हैं। और सरफेसेस का बात करें तो दो ही सरफेसेस हैं, द वन टुवर्ड्स द लेटरल साइड इज द लेटरल सरफेस एंड द वन टुवर्ड्स द मीडियल साइड और टुवर्ड्स द यूट्रस इज द मीडियल सरफेस। और दो बॉर्डर्स भी डिफाइंड हैं ओवरीज में। दो बॉर्डर्स जो हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर या मीजो ओवेरियन बॉर्डर कहलाता है, जो कि मीजो ओवेरियम से अटैच्ड होगा, अडेयर्ड होगा, वेरएज जो दूसरा बॉर्डर होगा वो पोस्टीरियर बॉर्डर, वो फ्री बॉर्डर होगा। अब पेरिटोनियम का रिलेशन, पेरिटोनियल रिलेशन की अगर बात करते हैं, रिलेशनशिप्स में पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन दोनों डिफाइन करेंगे इन केस ऑफ ओवरीज। तो पहले हम पेरिटोनियल रिलेशन का बात करते हैं। तो अगर मोटा मोटा जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है वो बात करें, तो ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रस में हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रॉड लिगामेंट के बारे में। ब्रॉड लिगामेंट इज ऑल्सो अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और ब्रॉड लिगामेंट जो है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि ये यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एज वेल एज ओवरीज तीनों को कवर करता है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो ब्रॉड लिगामेंट कहा गया है। इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, एंड ये ब्रॉड लिगामेंट जो है वो पेरिटोनियल रिलेशन फॉर्म करेगा ओवरीज के साथ। उसके अलावा मीजो ओवेरियम जो है, ये टर्म क्या है मीजो ओवेरियम अगर बात करें तो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि ब्रॉड लिगामेंट के दो लेयर्स होते हैं। उन दो लेयर्स, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर लेयर होता है। तो जो पोस्टीरियर लेयर से अडेयर करेगा ओवरी को fold of peritoneum, that is called as mesoovarium. So the fold of peritoneum which adheres the ovaries to the posterior layer of the broad ligament is known as mesoovarium. एंड और अगर सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ पे एक लिगामेंट आप देख रहे हो, ये सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे फॉर्म हो रहा है? ये जो ब्रॉड लिगामेंट का, ये देखो लेटरल साइड, लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ये एक्सटेंड होता है, और ये इनफंडिबुलम ऑफ द, दिस इज द इनफंडिबुलम ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो इनफंडिबुलम ऑफ द फेलोपियन ट्यूब से एक्सटेंड होता है और इवन एक्सटर्नल इलियक वेसल्स तक एक्सटेंड होता है। तो ये जो एक्सटेंशन है ब्रॉड लिगामेंट का, यही एक्सटेंशन फॉर्म करता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरीज।
एक और ये लिगामेंट आपको दिख रहा है, दिस लिगामेंट इज नोन एज द लिगामेंट ऑफ द ओवरीज। और ये जो लिगामेंट ऑफ द ओवरी है ये भी ब्रॉड लिगामेंट से ही ओरिजिनेटेड है। दिस इज द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। और ये इसका अडेरेंस जो है वो जो यूट्राइन पोल को होल्ड करके अडेयर करता है जाके जो लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस है, हम यूट्रस में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस, जहाँ पे दोनों फैलोपियन ट्यूब्स एंटर होते हैं, यूट्रस के अंदर ओपन होते हैं। तो उसी लेटरल एंगल में पोस्टेरोलेटरली जो है वो अडेयर करता है द लिगामेंट ऑफ द ओवरी, जो कि अडेयर रखता है ओवरीज को यूट्रस से। सो ये दो बेसिकली अगर लिगामेंट्स का बात करें तो ये दो लिगामेंट्स हमें ध्यान रखने हैं, एक तो लिगामेंट ऑफ द ओवरी एंड एक सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरीज। नाउ पेरिटोनियल रिलेशन में हमने बात किया था ना कि ब्रॉड लिगामेंट, अगर थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट के देखो दो लेयर हैं, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर। दिस इज द एंटीरियर लेयर एंड दिस इज द पोस्टीरियर लेयर। सो ये पोस्टीरियर लेयर देखो, ये दिस इज द मीजो ओवेरियम एंड दिस इज द ओवरी। तो मीजो ओवेरियम जो है वो पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट से ओवरी को अडेयर करके रख रहा है या जोड़ के रख रहा है, उस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को मीजो ओवेरियम कहते हैं। और ये मीजो ओवेरियम जो है वो पेराइटल पेरिटोनियम का ही लाइनिंग है, जो ओवेरियन फोसा में पेराइटल पेरिटोनियम जो है उसी की लाइनिंग, उसी से फोल्ड एक प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मीजो ओवेरियम। अच्छा, अभी आगे जब हम चलेंगे तो जब आर्टीरियल सप्लाई का बात करेंगे या जब हम हिस्टोलॉजी में जाएंगे ओवरी का, तो देखेंगे ये जो वेसल, दिस इज द ओवेरियन आर्टरी, और ये जो ओवेरियन आर्टरी एंटर हो रहा है तो ये मीजो ओवेरियम जहाँ से अडेयर करता है द अपर पोल पे, जो मीजो ओवेरियम अपर पोल पे अडेयर कर जो मतलब जहाँ से अडेयर कर रहा है वही जो है हाइलम ऑफ द ओवरी कहलाता है, जहाँ से वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स ओवरी के अंदर और बाहर जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द विसरल रिलेशन, अगर विसरल रिलेशन का बात करें तो विसरल रिलेशन जो हम बात करेंगे वो हम जैसा कि एक्सटर्नल फीचर्स डिफाइन किया था पोल्स के हिसाब से और सरफेसेस और बॉर्डर्स के हिसाब से, वैसे ही डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पोल और द ट्यूबल पोल का बात करते हैं। तो ये अपर पोल है या ट्यूबल पोल भी जैसे कह रहे हैं, तो फिगर में भी आप देख सकते हो कि यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब जो है वो रिलेटेड है अपर पोल ऑफ द ओवरीज के। और उसके साथ साथ ये जो अभी आपको फिगर में दिख रहा है ओवरी, ये लेफ्ट ओवरी विजिबल है, राइट हाफ जो है वो डिसेक्टेड आउट है इस फिगर में। तो इस सेजाइटल सेक्शन में आपको लेफ्ट ओवरी दिख रहा है। अगर राइट ओवरी का बात करें तो राइट ओवरी में अगर हमने अपेंडिक्स ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था, तो अपेंडिक्स जो है उनके लोकेशन जो है अलग अलग या सिचुएशन अलग अलग होता है राइट साइड में। तो क्लॉक वाइज पोजीशन डिफाइन किया था हमने अपेंडिक्स का, तो उसमें अगर पेल्विक पोजीशन में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है तो दैट विल ऑल्सो कम इन द रिलेशन ऑफ द अपर पोल ऑफ द राइट ओवरी। एंड उसके अलावा जो और स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ देख सकते हैं अपर पोल पे, दैट इज द ओवेरियन फिम्ब्रिया एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी अटैच टू द अपर पोल ऑफ द ओवरीज। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिम्ब्रिया तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको अपर पोल पे जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी वो अडेड नहीं दिख रहा है। प्रीवियस फिगर में हमने देखा था पेरिटोनियल रिलेशन के, वहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट अपर पोल पे अडेड दिख रहा था। अब बात करते हैं लोअर पोल की, तो दिस इज द लोअर पोल और द यूटराइन पोल। तो यह नैरोवर है, ये पोल थोड़ा नैरोवर होता है। और अगर यहाँ पे रिलेटेड रिलेशंस का बात करें तो विसराज के, तो पहले तो आप ये देखो कि नीचे पेल्विक फ्लोर के रिलेशन में है। पेल्विक फ्लोर जो मसल्स पेल्विक फ्लोर फॉर्म करेंगी तो वो इसके रिलेशंस में आ जाएंगी। और साथ ही साथ इट इज़ कनेक्टेड टू द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। दिस इज द लिगामेंट ऑफ द ओवरी, देखो विच अडेयर्स द ओवरी टू द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस। उसके साथ साथ ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट बेसिकली दो लेयर हैं, उसके बीच में ही ये लिगामेंट, एंड हमने अभी पीछे पेरिटोनियल रिलेशन में डिफाइन किया एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो उन दोनों लेयर के बीच में ही ये फोल्ड जो है फाइब्रस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, दिस फॉर्म्स द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। नाउ अगर अब एंटीरियर या मीजो ओवेरियन बॉर्डर का बात करें, सो एंटीरियर बॉर्डर और मीजो ओवेरियन बॉर्डर जनरली वो स्ट्रेट होता है एंड इज रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब। तो ये एंटीरियर बॉर्डर देख लो, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द यूट्राइन ट्यूब। सो एंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द यूट्राइन ट्यूब एज वेल एज यहाँ यूरैकस
जो बात कर रहे थे, या मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट का बात कर रहे थे, सो ऑल्बिट्रेटेड अम्बलाइकल आर्टरी जो है वो भी रिलेशन में रहेगा एंटीरियर और मीजो ओवेरियन बॉर्डर के, ओवरीज के। एंड ये जो पोस्टीरियर अगर बॉर्डर की बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो फ्री बॉर्डर है वो जनरली कॉन्वेक्स होता है थोड़ा सा, और यूट्राइन ट्यूब और यूरेटर उसके रिलेशन में आता है। सो यूरेटर पीछे इसके यूरेटर रिलेशन में आएगा एंड यूट्राइन ट्यूब आपको रिलेशन में दिख रहा है इस फिगर में। Then moving on to the lateral surface, so lateral surface is related to the ovarian fossa. Lateral surface, ओवेरियन फोसा हमने लेटरल पेल्विक वॉल में पढ़ा है तो अंडरस्टूड है। तो लेटरल सरफेस जो होगा वो ओवेरियन फोसा की जो की तरफ होगा इसीलिए, और ओवेरियन फोसा जो है वो ओवेरियन फोसा इज जनरली लाइंड बाय पेरिटोनियम। ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस जो है वो सारा ही पेरिटोनियम से कवर्ड है। सो ओवेरियन फोसा इज ऑल्सो लाइंड बाय पेरिटोनियम। तो अगर हम लेटरल सरफेस के रिलेशन का बात करें तो वहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू द ओवेरियन फोसा विच इज़ लाइंड बाय पेराइटल पेरिटोनियम। एंड मीडियल सरफेस का अगर बात करें तो इट इज़ लार्जली कवर्ड बाय द यूट्राइन ट्यूब। मीडियल सरफेस जो है वो यूट्राइन ट्यूब से जनरली कवर्ड रहता है। एंड यहाँ पे मीडियल सरफेस में एक और स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ द ओवेरियन बर्सा। This ovarian bursa is nothing but a peritoneal recess between the mesosalpinx and this medial surface of the ovary. अभी जो मीजोसैल्फिंक्स का बात किया, ये जब हम फैलोपियन ट्यूब्स स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखोगे द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच कवर्स द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज मीजोसैल्फिंक्स। तो वो मीजोसैल्फिंक्स और जो मीडियल सरफेस ऑफ द ओवरी है उसके बीच में जो रीसेस, जो स्पेस होगा, स्लिट स्पेस होगा, उसी को हम ओवेरियन बर्सा कहते हैं। सो दीज आर द विसरल रिलेशन ऑफ द ओवरीज। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई जनरली जो है वो एक ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करता है। ये ओवेरियन आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा का। सो जहाँ पे रीनल आर्टरी, जहाँ रीनल आर्टरी जो है ओरिजिनेट होता है एब्डोमिनल एओर्टा से, जस्ट उसके बिलो ही एब्डोमिनल एओर्टा से गोनाडल आर्टरीज निकलती हैं। तो गोनाडल आर्टरीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेल्स में टेस्टिकुलर आर्टरी एंड फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी बनती हैं, वही गोनाडल आर्टरीज। सो ये जो ओवेरियन आर्टरी इट इज़ अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा विच अराइजेज जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी, और वहाँ से ये डिसेंड हो रहा है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। किडनीज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में है तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से डिसेंड होके ये आ रहा है ओवेरियन आर्टरी एंड अलोंग द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लिगामेंट, अलोंग द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी ये डिसेंड होके हाइलम ऑफ द ओवरी के थ्रू एंटर करेगा और ओवरीज को सप्लाई करेगा। एंड इसके अलावा देख रहे हैं आप ओवेरियन आर्टरी की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा मीडियली और रन करता है, और ये देखिए दिस इज यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी के साथ अनास्टोमोसिस भी फॉर्म करता है। सो दिस ओवेरियन आर्टरी विल फॉर्म द अनास्टोमोसिस विद द यूट्राइन आर्टरी ऑल्सो। यूट्राइन आर्टरी के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब यूट्रस डील करेंगे। और ओवेरियन आर्टरी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब को भी देती हैं। यहाँ देख रहे हो आप, ये देखो एक ब्रांच फेलोपियन ट्यूब को भी दिया है। सो ओवेरियन आर्टरी basically supplies the ovaries but also forms the anastomosis with the uterine artery and also supplies some part of the fallopian tube. अच्छा, इसके अलावा ओवेरियन आर्टरी के अलावा एक और ब्रांच जो है ओवेरियन आर्टरी से यूट्राइन आर्टरी से मिलती है। कभी कभार कुछ ब्रांचेस यूट्राइन आर्टरी से ओवरी को मिलते हैं जो थ्रू मीजो ओवेरियम, ये देखिए ये मीजो ओवेरियम का रीजन है, तो दिस थ्रू मीजो ओवेरियम ये ब्रांच दिख रहा है यूट्राइन आर्टरी का जो ओवरी को सप्लाई दे रहा है। सो समटाइम्स थ्रू मीजो ओवेरियम यूट्राइन आर्टरी से भी एक ब्रांच ओवरी को सप्लाई देता है। और एनास्टोमोसिस जो है वो भी मीजो ओवेरियम में ही फॉर्म होगा जो यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी के बीच में होगा। नाउ मूविंग ऑन टू वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में थोड़ा सा यूनिक बात है। हमने जैसे कि जनरली बहुत सारे रिसर्च में डायरेक्ट वेन को देखा, मतलब कि जो भी ब्लड ड्रेन करता हो देखा, वो डायरेक्ट कोई वेन ड्रेन करता है। बट हमने जैसे ब्लैडर में पढ़ा तो ब्लैडर में भी जो है वो प्लेक्सिस फॉर्म हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे देखिए प्लेक्सिस फॉर्म हो रहा है जिसको पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं। दिस पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस इज फॉर्म्ड एट द हाइलस ऑफ द ओवरीज। हाइलम पे से जब वेन निकल रहा है तो पहले एक पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस, छोटा सा प्लेक्सिस है जो कि यहाँ फिगर में दिख रहा है। इस प्लेक्सिस में पहले ब्लड ड्रेन होता है और उसके बाद ये प्लेक्सिस के जो छोटे छोटे वेन्यूल्स हैं वो ज्वाइन करके ओवेरियन वेन फॉर्म करते हैं, जो कि ओवेरियन वेन जाके ड्रेन करेगा। इन राइट और लेफ्ट में ड्रेनेज थोड़ा अलग अलग है। राइट साइड का अगर बात करें तो ओवेरियन वेन डायरेक्टली ड्रेन करेगा इन्फीरियर वेना केवा में, वेरएज लेफ्ट साइड का अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट रीनल वेन में जाके ये ओवेरियन वेन ड्रेन करेगा। सो
यहाँ पे राइट ओवरी दिख रहा है, तो राइट पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस से ओवेरियन वेन फॉर्म होते दिख रहा है, जो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगा। और वेरएज लेफ्ट साइड यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो ड्रेनेज होगा ओवेरियन वेन का, वो लेफ्ट रीनल वेन में होगा, डायरेक्टली इंफीरियर वेना कावा में नहीं होगा। लिम्फेटिक्स की बात करें अगर, तो जो जैसे इस फिगर में देखो, ये यूट्रस है, यहाँ पे ओवरीज नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवरीज जो हैं वो जो यूट्रस का बेसिकली यूट्राइन बॉडी का और यूट्राइन ट्यूब्स का या फंडस ऑफ द, दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस। हम यूट्रस को और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए जानो कि दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस। सो यूट्राइन ट्यूब्स और फंडस ऑफ द यूट्रस का जो lymph ड्रेनेज है, दैट इज ऑन द लेटरल एओर्टिक lymph nodes एंड प्री एओर्टिक lymph nodes। वहीं पे ओवरी का भी lymph ड्रेन होता है। सो बोथ द राइट एंड लेफ्ट ओवरी विल ड्रेन इनटू द प्री एओर्टिक lymph nodes एंड लेटरल lymph nodes। एंड ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन यूट्राइन ट्यूब और फंडस ऑफ द यूट्रस के लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ मिलके होता है। अब नर्व सप्लाई की अगर बात करें, तो ओवेरियन इनर्वेशंस जो हैं वो जनरली ऑटोनॉमिक प्लेक्सस से डिराइव्ड है, जिसमें अपर पार्ट ऑफ द ओवेरियन प्लेक्सस जो फॉर्म होता है वो रीनल और एओर्टिक प्लेक्सस से फॉर्म होता है, वेरएज लोअर पार्ट जो है दैट इज फॉर्म बाय द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोथ नर्व फाइबर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं उसका रूट वैल्यू T10 T11 है, एंड दिस सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आर एफरेंट फॉर पेन एज वेल एज एफरेंट फॉर वेसो मोटर एज वेल एज वेसो कंस्ट्रिक्टर। सो ये वेसो मोटर वेसो कंस्ट्रिक्टर जो है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर वेसो मोटर और वेसो कंस्ट्रिक्टर फंक्शन रखता है, और इसका रूट वैल्यू T10 to T11 है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स की अगर बात करें तो उसका रूट वैल्यू S2 S3 S4 है, और ये जनरली इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से फॉर्म हो रहा है, और ये वेसो डायलेटर फंक्शन रखता है। सो दीज आर द नर्व सप्लाईज ऑफ द ओवरी। अब हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी जो है उसमें वो बहुत ज़रूरी है। हिस्टोलॉजी वैसे तो डिटेल में आप फिजियोलॉजी क्लास में पढ़ेंगे, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे तो पूरा ओवरी का हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, बट एक थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रक्चर वाइज अगर अपन चलें, सो द आउटर कवरिंग, द आउटर, ये आपको डबल लेयर्ड कवरिंग दिख रहा है, तो द आउटर मोस्ट कवरिंग हम जो अभी हिस्टोलॉजी डिफाइन करेंगे वो विदाउट इनवर्ट्स चलेंगे हम बाहर से अंदर की तरफ। तो आउटर कवरिंग इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्यूबिकल सेल्स से जो है फॉर्म्ड होता है, और ये क्यूबिकल सेल्स जो हैं वो पेरिटोनियम से डिवाइड होती हैं। सो द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज द जर्मिनल एपिथेलियम, एंड जस्ट नेक्स्ट टू द जर्मिनल एपिथेलियम इज द ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया एक थिन लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, जो जस्ट आउटर लेयर के बाद फॉलो होता है। उसके बाद पूरा ओवरी जो है वो दो पार्ट में, हमने किडनी में जैसे पढ़ा कॉर्टेक्स और मेड्यूला, वैसे ही ओवरी भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिफरेंशिएटेड है। कॉर्टेक्स जो डिफरेंशिएटेड है, कॉर्टेक्स में जनरली हमें जो है वो फॉलिकल्स विथ अलॉन्ग विथ ओवम देखने को मिल रहे हैं। ये जो फॉलिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ओवरी में है, वेयर एज ये जो वेसल्स, वेन और वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स मिल रहे हैं, और नर्व जो एंडिंग्स देखेंगे वो जो है आपका मेड्यूला ऑफ द ओवरी रहेगा। सो अब अलग अलग यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कई तरह के फॉलिकल्स जो हैं दिख रहे हैं, जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल, ये जो लेबल्ड हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो फीटल लाइफ में से ही मतलब रहते हैं फीमेल के अंदर, और मिलियन रहते हैं, 3 to 6 मिलियन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो फीटल लाइफ में रहते हैं, लेकिन एट बर्थ, आफ्टर बर्थ वो जनरली 1 लाख to 2 लाख रह जाते हैं। और उसमें से अगर हम बात करें वो जो प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल की अगर बात करें, तो जनरली ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो काउंटिंग्स की अगर बात करें तो लगभग 400 के आसपास ये प्राइमरी फॉलिकल, ये उस साइड जो है वो ओव्यूलेट करते हैं पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल के। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये हिस्टोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही एक ब्रीफ है। 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें ये प्राइमरी फॉलिकल कैसे डेवलप होके और कैसे ये एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये ओवम लिबरेट होता है, और उसके बाद अगर ये फर्टिलाइज हो के इम्प्लांट हो गया यूट्रस में तो ओवरीज में क्या चेंजेस होगा, और अगर नहीं फर्टिलाइज होके इम्प्लांट हुआ तो क्या चेंजेस होगा, उसके बेसिस पे आगे जो है ये फॉलिकल्स डिफाइन होते हैं। सो द प्राइमरी ओवम कंटेनिंग फॉलिकल इज द प्राइमरी फॉलिकल, एंड प्राइमरी फॉलिकल वो धीरे धीरे मेच्योर होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सो सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है जो सेकेंडरी ओवम को कंटेन करेगा, द मोस्ट मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल इज द ग्राफियन फॉलिकल।
ग्राफियन फॉलिकल से ही 14th डे पे ओवम लिबरेट होता है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एंड आफ्टर द लिबरेशन ऑफ द ओवम, ये ओवम जो है वो फिम्ब्रिय के थ्रू यूट्राइन ट्यूब्स में जाता है। यूट्राइन ट्यूब्स में ही ये जो है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, अगर स्पर्म जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, तो 14th डे के बाद जब ये ट्रैवल करता है यूट्राइन ट्यूब, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो है ये आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो अगर ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो, जैसे ही ये ओवम लिबरेट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल, ये जो फॉलिकल विदाउट ओवम है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन जो है वो हार्मोनल सिक्रीशन है। सो कॉर्पस ल्यूटियम अगर तो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई या जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड होके इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, तो इसका जो सिक्रीशन है वो लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन इन केस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें, अगर फीमेल जो है वहाँ उसमें उस केस में ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो 28 डे के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये अगले 14 डेज तक ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है अराउंड 10 डेज तक ये एक्टिव रहता है। और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में सिक्रेट करता है आफ्टर द लिबरेशन ऑफ द ओवम। और फिर आफ्टर 14 डेज जो है वो डीजनरेट होके कॉर्पस एल्बिकन्स फॉर्म करता है। कॉर्पस एल्बिकन्स जो है वो एक स्कार बॉडी है जो ओवरीज में देखने को मिलते हैं। अच्छा, फीमेल में जनरली जो जब फीमेल जो है एट द टाइम अनमैरिड फीमेल्स या मेनार्के जिन फीमेल्स में आ रही हैं, उस वक्त ओवरी का, ये तो हिस्टोलॉजी का बात किया, ग्रॉसली अगर ओवरी को देखा जाए तो जनरली वो ग्रेइश पिंक कलर की होती है और स्मूथ होती है, उसका जो सरफेसेस हो वो स्मूथ होते हैं यंग गर्ल्स में। एंड जब तक ये, तब तक की बात है जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जैसे ही प्यूबर्टल एज अटेन कर लेती है फीमेल, तो आफ्टर प्यूबर्टी जो सरफेस है ओवरी का वो बहुत ही अनइवन हो जाता है और उसका कलर भी जो चेंज वो है वो चेंज होकर पिंक से ग्रे हो जाता है। सो ये हिस्टोलॉजी था ओवरीज का। अब क्लिनिकल एनाटमी में आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे टर्म्स हैं। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द ओव्यूलेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन कहाँ ज़रूरी है? तो इन केस ऑफ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी जो टर्म है ये टर्म ऐसा जानिए कि अगर दो टर्म्स आते हैं, ये गायनेकोलॉजी में आप डिटेल में पढ़ेंगे 3rd ईयर में, बट अभी के लिए ब्रीफली इतना जान लो कि स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी ये 2 टर्म्स हैं। इनफर्टिलिटी जो है वो डिफाइन की जाती है कि आफ्टर हैविंग 12 months, after having 12 months of unprotected sexual intercourse, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है या मेल जो है, दो जो कपल है वो बेबी जो है वो नहीं हो पा रहा है कपल को, तो वो कंडीशन जो है वो इनफर्टिलिटी कहलाती है। वो मेल और फीमेल दोनों के केस में डिफाइंड है, चाहे तो स्पर्म में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई प्रॉब्लम हो, या स्पर्म सेल में कोई प्रॉब्लम हो, या ओवम में कोई प्रॉब्लम हो, या ओव्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम हो। और जो स्टेरिलिटी का अपन बात कर रहे हैं, तो स्टेरिलिटी वो कंडीशन है जहाँ पे 2 साल तक जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी इनफर्टिलिटी है, और उसके बाद कोई भी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद 2 साल तक अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन को स्टेरिलिटी कहेंगे। और स्टेरिलिटी में हम पहले जो टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, बिकॉज अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फीमेल जो है वो स्टेराइल कहलाएगी। सो टू डिटरमाइन द ओव्यूलेशन हम जो कुछ टेस्ट करेंगे उसमें सबसे पहले यहाँ पे है प्री मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी। सो दिस प्री मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी शोज द प्रोजेस्टेरोन और द सिक्रेटरी फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम। सो अगर ये सिक्रेटरी फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम जो है वो हो रहा है, चल रहा है, दैट मीन्स ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उससे मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो दैट इज़ द बेसल बॉडी टेम्परेचर। सो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत बेसिक है टेस्ट जो हर डॉक्टर एडवाइस कर देता है फीमेल को, वो खुद भी कर सकते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं जो कि सब नॉर्मल रहता है ड्यूरिंग प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन से पहले वो सब नॉर्मल यानी कि थोड़ा सा कम होगा, वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग थोड़ा सा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये लगभग ½ डिग्री
फॉल करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कुछ घंटे के लिए, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी या प्रोजेस्ट्रॉन फेज की अगर बात करें तो वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज करता है, जो कि लगभग 24 से 48 घंटे तक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से राइज ही रहता है। तो अगर ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन मैंने अभी डिस्कस किया बताया, अगर ये वेरिएशन किसी फीमेल में मौजूद है, दैट मीन्स ओव्यूलेशन उस फीमेल में हो रहा है। तीसरे टेस्ट की अगर बात करें प्री मेंस्ट्रुअल वेजाइनल स्मीयर, जो कि यहाँ पे लिखा है, तो वो प्रीपोंड्रेंस दिखाता है बेसोफिलिक सेल्स का, एंड द एसिडोफिलिक सेल्स आर बेसिकली टिपिकल ऑफ ईस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएंस। सो अगर वेजाइनल स्मीयर में आपको ये बेसोफिलिक सेल्स प्रीपोंड्रेंस में मिल रही हैं, मतलब वो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ओव्यूलेशन फीमेल में हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट, या जिसे फर्न टेस्ट भी कहते हैं। So what is this fern test? This will show the fern pattern of the mucus, and ये जो फर्न पैटर्न म्यूकस का होता है, बेसिकली जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसमें जो म्यूकस, नॉर्मली म्यूकस रहता है फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, तो उस जेनेटल ट्रैक्ट में जो म्यूकस है वो फर्न टाइप अपना अपीयरेंस देता है, और उसका जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू ड्राइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन की वजह से, सूखने की वजह से वो जो म्यूकस है वो फर्न जैसा देखने को मिलता है। सो अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि फर्न टेस्ट में ऐसा मिलता है, तो हम दैट मीन्स कि ओव्यूलेशन हो रहा है। एंड लास्टली जो रिपीटेड सोनोग्राफी लिखा है, तो कई बार रिपीटेड सोनोग्राफी में भी ओव्यूलेशन होता हुआ देखा जा सकता है। नेक्स्ट टर्म जो लिखा है दैट इज़ द प्रोलैप्स ऑफ ओवरीज। सो प्रोलैप्स ऑफ ओवरीज जो है वो फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है, और फ्रिक्वेंटली कहाँ मिलेगा प्रोलैप्स ऑफ ओवरीज? ये बॉडी से बाहर नहीं मिल रहा है। पाउच ऑफ डगलस, रेक्टो यूट्राइन पाउच जो है उसे पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। रेक्टो यूट्राइन पाउच हमने पेल्विस में भी डील किया था जब बाउंड्रीज और वॉल्स ऑफ पेल्विस डिस्कस कर रहे थे, एंड अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम यूट्रस पढ़ेंगे। सो इन द पाउच ऑफ डगलस जनरली ये ओवरीज जो है डिस्प्लेस होकर पहुंच जाती हैं, जो कई बार पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग मिलता है। और सिम्टम अगर मतलब पर वेजाइनल फाइंडिंग नहीं मिला, तो पहले पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा प्रोलैप्स ऑफ ओवरीज? जो सिम्टम रहेगा वो बेसिकली डिस्पेरूनिया रहेगा, और वो डिस्पेरूनिया भी जनरली उन फीमेल्स में देखने को मिलता है जिनका यूट्रस जो है वो रेट्रोवर्टेड होता है। जनरली तो एंटीवर्टेड पोजीशन होता है यूट्रस का, लेकिन इन सर्टेन फीमेल्स जो रेट्रोवर्टेड यूट्रस जहाँ होता है, उस केस में अगर प्रोलैप्स ऑफ ओवरीज है तो उस केस में डिस्परूनिया हो सकता है। डिस्परूनिया जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, डिस्परूनिया का मतलब है पेनफुल इंटरकोर्स। तो पेनफुल इंटरकोर्स अगर हो रहा है इन केस ऑफ रेट्रोवर्टेड यूट्रस, having female having retroverted uterus, so that may be a sign of prolapse of ovaries in the pouch of Douglas. नेक्स्ट जो टर्म दिख रहा है दैट इज ओवेरियन सिस्ट। तो ओवेरियन सिस्ट एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि छोटे छोटे डेवलपमेंटल, जो हम फॉलिकल्स का बात कर रहे थे जो अभी हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा, तो ये फॉलिकल्स अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाता इन फॉलिकल्स का प्रॉपर, तो छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है सिस्टिक फॉर्म में डेवलप होंगे, जो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार एक लार्ज ओवेरियन सिस्ट भी देखने को मिल सकता है, वन सिंगल लार्ज ओवेरियन सिस्ट, एंड कई बार छोटे छोटे मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये कोई एक ओवरी को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वे छोटे छोटे सिस्ट अगर हो रहे हैं, तो उस केस में वहाँ पे जो मतलब टर्म या एक सिस्ट या मल्टीपल सिस्ट है, तो वहाँ पे ओवेरियन सिस्ट ही डायग्नोसिस टर्म मेंशन होता है। बट उसी के नीचे जो टर्म लिखा है स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम, इस केस में छोटे छोटे थीकल ल्यूटियल सिस्ट दोनों ओवरीज में हो जाते हैं, तो उस सिंड्रोम या उस कंडीशन को कहेंगे स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम। यानी स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम क्यों बोल रहे हैं, डिजीज़ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज कुछ और सिम्टम्स मिलते हैं। वो क्या क्या मिलते हैं? वो माइल्ड हिर्सुटिज्म देखने को मिल सकता है, डीप वॉइस देखने को मिल सकती है, सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है फीमेल को, वेयर एज सिस्टिक एनलार्जमेंट ऑफ बोथ द ओवरीज ऑल्सो कैन बी फाउंड। सो सिस्टिक एनलार्जमेंट तो है ही है, दोनों ओवरीज का होना चाहिए। दोनों ओवरीज के सिस्टिक एनलार्जमेंट के साथ अगर ये सिम्टम्स मिले, हिर्सुटिज्म, डीप वॉइस एंड सेकेंडरी एमेनोरिया, देन इट इज सजेस्टिव ऑफ स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम. Next is the carcinoma of ovaries, which is very common, and it comprises of around 15% of all cancers and around 20% of all gynecological cancers. So carcinoma of ovaries भी बहुत important है clinically जो है,
और नेक्स्ट वी कम टू ओवेरियन टेराटोमा। ओवेरियन टेराटोमा, टेराटोमा जो है वो टर्म जहाँ भी देखेंगे तो टेराटोमा का मतलब प्लूरिपोटेंट सेल्स जो हैं वो किसी टिश्यू या किसी विसरा में मौजूद हैं, जो अलग अलग प्लूरिपोटेंट, जो मैंने टर्म यूज़ किया, प्लूरिपोटेंट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हमारे जब हमारा फीटल लाइफ में जो 3 जर्मिनेटिव लेयर्स हैं तो उसमें से किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। सो ओवेरियन टेराटोमा जो है वो कई बार देखने को मिलता है। ओवरीज में प्लूरिपोटेंट सेल रहते हैं जो कई कबार अलग अलग डिफरेंट जर्म लेयर्स के डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, हेयर्स। तो ये जो अगर ऐसा कुछ जर्मिनेटिव लेयर का सेल्स मौजूद मिलेगा ओवरीज में, और वो इस बोन्स, कार्टिलेज, हेयर्स या इस तरह की कुछ जर्मिनेटिव सेल्स का प्रेजेंस रखेगा, तो वो टर्म वो डायग्नोसिस जो है वो ओवेरियन टेराटोमा कहलाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म इज द एसेसरी ओवरीज। तो एसेसरी ओवरीज जो हैं वो कई बार कुछ फीमेल्स में, हम मीजो ओवेरियम जो अपन ने पढ़ा, तो उस मीजो ओवेरियम में अलॉन्ग विद द ओवरीज, 2 ओवरीज राइट एंड लेफ्ट, एक एक ओवरी है। तो बायलेटरली इन एक एक ओवरी के अलावा कई बार किसी एक साइड में या दोनों साइड में एसेसरी ओवरी भी छोटी सी देखने को मिल सकती है। और ये जो एसेसरी ओवरी है ये भी एक तरह से मतलब मीजो ओवेरियम में ड्यू टू दिस टेराटोमा, ड्यू टू दिस डेरिवेटिव ऑफ द जर्म लेयर, यहाँ पे एक एसेसरी ओवरी डेवलप हो जाती है इन केस इन मीजो ओवेरियम। सो लास्टली वी मूव ऑन टू द चॉकलेट सिस्ट। सो चॉकलेट सिस्ट जो है वो एंड जब हम यूट्रस पढ़ेंगे तो हम एक टर्म क्लिनिकल में पढ़ेंगे, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज द टर्म, एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर ऑफ द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी का जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम अगर अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्राइन कैविटी बॉडी में कहीं और डेवलप होता है तो वो जो टर्म, वो जो डायग्नोसिस कहलाता है दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। सो इन केस ऑफ ओवरीज ऑल्सो एंडोमेट्रियोसिस अकर्स। अगर एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज में हो रहा है तो वहाँ पे छोटे छोटे मतलब जो एंडोमेट्रियोसिस होने के साथ साथ जो सिस्ट, एंडोमेट्रियल सिस्ट बन जाएंगे ओवरीज में, उनको ही चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ओवरीज। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम ओवरीज के बाद फेलोपियन ट्यूब्स को डिस्कस करेंगे पहले, या यूट्राइन ट्यूब्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू यूट्रस अलॉन्ग विद सर्विक्स, एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू वेजाइना दैट विल compile the female internal genital organs. So thank you so much. Till then, stay home, stay healthy.